ओके, टुडेज टॉपिक इज गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट में हमारे पास 4 डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं। पहला हमारा है गैसियस लॉ, सेकंड इज आइडियल गैस इक्वेशन, थर्ड है हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द लास्ट वन इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, इन चारों टॉपिक्स को हम लोग आज करेंगे। ठीक है, एंड यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस 4 टॉपिक्स। ओके, तो पहला जो हमारा टॉपिक है उसको करते हैं पहले। तो द फर्स्ट वन इज गैसियस लॉ। ओके, फर्स्ट वन इज गैसियस लॉ। तो बेसिकली 4 डिफरेंट गैस के लॉ हैं, उसको आगे हम लोग देखेंगे। देन उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आते पहले तो देखते हैं कि गैसियस लॉ क्या होते हैं। गैसियस लॉ, ओके, तो जो गैस का जो पहला लॉ था ना, दैट वाज गिवन बाय वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट जिसका नाम था बॉयल्स। ओके, तो उस लॉ को हम लोग बोलते हैं बॉयल्स लॉ। तो पहले इसका मैं स्टेटमेंट बताता हूँ, देन इसको मैथमेटिकली भी देखेंगे हम लोग कि इसका क्या सेंस है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर the volume of the gas is inversely proportional to pressure of the gas। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि कोई भी एक गैस हो गया, उसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, उसकी जो वॉल्यूम होगी, बॉयल्स का स्टेटमेंट ये था कि कोई भी एक गैस है, उसकी जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रेशर के। ठीक है, अगर इस स्टेटमेंट को अगर मैं मैथमेटिकली यहाँ पे लिखूं तो कुछ मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि जो वॉल्यूम होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, प्रेशर। या इस लॉ को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, दिस लॉ कैन ऑल्सो बी रिटेन इन दिस फॉर्म। ओके, दैट इज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। एक ही बात है। अब देखो इसका सेंस क्या बनता है कि अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, या वाइस वर्सा, मतलब कि प्रेशर को अगर आपने बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, या इसको आपने कम किया तो भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इस सारे कंडीशंस को आपको करना है एट कांस्टेंट क्या, यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो कई बार बॉयल्स लॉ को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का ये मतलब है कि दिस इज डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे मतलब कि टेम्परेचर को तुम्हें क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, तो इसको फर्दर डिराइव करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन जो है दैट इज, जो V है दैट इज 1/P। ठीक है, तो अगला जो मेरा काम होगा ये होगा कि मैं यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊं। तो यहाँ से अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊंगा तो आई विल बी गेटिंग ए कांस्टेंट। यहाँ पे मैं K लिख सकता हूँ, तो K/, क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंस K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है ना, तो अब देखो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या हुआ हमारा, K हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ कि P इक्वल टू क्या, K। ओके, यहाँ पे P प्रेशर है, V इज वॉल्यूम एंड K इज कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो मान लो कि आपके पास कोई एक गैस है X। ठीक है ना, कंसीडर एनी गैस। ओके, यू कैन टेक एनी गैस। उस गैस को क्या मान रहा हूं मैं, X। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंसीडर ये कर रहा हूं, इफ ए गैस X, ठीक है, X कैन बी एनी गैस। ओके, तो इफ ए गैस X हैव इनिशियल वॉल्यूम V1 and initial pressure as P1। ठीक है, मतलब कि मैंने यहाँ पे ये माना है कि एक गैस X है, उसकी वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम V1 है और इनिशियल प्रेशर क्या है, P1 है।
तो उसके हिसाब से अगर मान लो कि इस केस इस केसेस के लिए अगर मान लो कि मुझे बोयल्स लॉ अप्लाई करना हो तो इक्वेशन किस तरीके से बन के आएगा, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ कि जो P1 V1 होगा वो K के बराबर हो जाएगा, क्योंकि K तो कांस्टेंट है, ठीक है। इनिशियल प्रेशर P1 है और इनिशियल वॉल्यूम क्या है V1 है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा K अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ठीक है ना। अगर सेम गैस को x को हम लोग क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें, ठीक है। अगर एक्सपेंड कर देंगे तो फिर उससे उस केस में क्या हो जाएगा, प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि इफ द गैस x is allowed to expand, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा बताओ, प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। उस केस में जो प्रेशर होगा देन द प्रेशर and volume and pressure and volume will change and become P2 and V2, ठीक है। क्योंकि सेम गैस को तुमने क्या किया है, एक्सपेंड कर दिया है, तो उस केस में जो प्रेशर होगा, जो वॉल्यूम होगा वो चेंज हो जाएगा। तो उस प्रेशर को मैं P2 मान रहा हूँ और वॉल्यूम को क्या मान रहा हूँ, V2 मान रहा हूँ, ठीक है। तो सेम इस कंडीशन के लिए अगर मान लो कि मैं बोयल्स लॉ अप्लाई करूँ तो व्हाट आई विल बी गेटिंग द इक्वेशन इज P2 V2 आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं पहला कंडीशन अगर मान लूँ, इसको मैं सेकंड कंडीशन मान लूँ, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। अगर मैं 1 को डिवाइड कर दूं 2 से, ठीक है, तो फिर में मुझे क्या मिलेगा बताओ, मुझे मिलेगा P1 V1 बाई P2 V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K डिवाइड बाई K। क्योंकि देखो A तो चेंज हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट तो सेम रहेगा, कांस्टेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कैंसिल कर सकता हूँ, तो व्हाट आई विल बी गेटिंग, देखो यहाँ पे 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल बी गेटिंग व्हाट, P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 वेरिएबल है, एग्जाम में क्या होगा कि 3 तो गिवन रहेगा और तुम्हें 4th पूछेगा, ठीक है। P1 पूछ सकता है, V1 पूछ सकता है, ठीक है। अगर P1 पूछेगा तो V1 P2 और V2 की वैल्यू गिवन रहेगी। अगर मान लो V1 पूछ रहा है तो फिर बाकी चीजों की वैल्यू गिवन रहेगी। इसी तरीके से मान लो कि V2 पूछ रहा है तो फिर दे विल गिव यू द वैल्यू ऑफ P2 P1 एंड V1। इफ दे आस्क P2 दे विल गिव द वैल्यू फॉर V2 V1 एंड P1। इस तरीके से मतलब 4 वेरिएबल, मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे 4 वेरिएबल हैं, तो 3 वेरिएबल की वैल्यू गिवन रहेगी और तुमसे 4th पूछा जाएगा, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ से हमें एक चीज पता ये चल गया कि जो P1 V1 जो होगा इक्वल टू क्या होगा, P2 V2 के बराबर होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट बॉयल्स लॉ, ठीक है ना। तो ये हमारा था फर्स्ट गैसियस लॉ, ठीक है। तो लेट अस सी द सेकंड गैसियस लॉ। सेकंड गैसियस लॉ वाज गिवन बाय चार्ल्स, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो आ जाओ सेकंड लॉ हम लोग देखते हैं। तो जो सेकंड लॉ है दैट इज चार्ल्स लॉ, चार्ल्स ने दिया था इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग चार्ल्स लॉ, ठीक है, चार्ल्स लॉ। तो पहले तो इसका इनका स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। It states that at constant pressure, यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। at constant pressure the volume of the gas is directly proportional to the temperature of the gas, देखो चार्ल्स का ये स्टेटमेंट है कि अगर तुमने प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया तो जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे बताओ, टेम्परेचर के, ठीक है। अगर इसको मैं मैथमेटिकली डिराइव करूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। जो V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, T के। लेकिन यहाँ पे हमारे करना क्या होगा, एट कांस्टेंट क्या रखना होगा, एट कांस्टेंट व्हाट, प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो कई बार इस चार्ल्स लॉ को हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर को क्या किया जा रहा है, कांस्टेंट किया जा रहा है, ठीक है। अब मान लो कि सेम काम यहाँ पे मुझे करना है, यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा KT, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि V/T इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, K लिख सकता हूँ, ठीक है।
आगे बात समझ में। कंडीशंस अगर हम सेम ले ले, मान लो कि कोई एक गैस एक्स है, कोई एक गैस एक्स है मान लो, तो उसकी जो इनिशियल जो वॉल्यूम है मान लो V1 ले लिया मैंने, ठीक है, और T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, दिस इज द इनिशियल कंडीशन। ये इनिशियल कंडीशन अगर मान लो किसके लिए, चार्ल्स लॉ के लिए, ठीक है, V1 एंड T1, तो उसके हिसाब से अगर इस कंडीशन को मैं इस इक्वेशन में अगर अप्लाई करूं तो फिर मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा V1 T1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा। तो इनिशियल कंडीशन के लिए हो गया। लेकिन इफ द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, ठीक है ना, गैस को तुमने एक्सपेंड कर दिया, तो उस केस में क्या है, जो वॉल्यूम होगा वो भी चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ कि V2 जो है T2 इक्वल टू K के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। कंडीशन सेम लेना है हमें, जो कि मैंने बोल्स लॉ में लिया था, ठीक है। अब देखो दोनों को अगर मुझे दोनों में मुझे रिलेशन अगर लाना है तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान सकता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान सकता हूँ, ठीक है। अब दोनों में रिलेशन लाने के लिए तुम क्या कर सकते हो कि दोनों को डिवाइड कर दो सिंपली। तो दोनों को जैसे डिवाइड अगर करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें बताओ, कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। दैट मींस मैं 1 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, ठीक है। तो व्हाट आई विल बी गेटिंग V1 T1, ठीक है, डिवाइडेड बाय V2 T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K बाई K, ठीक है। तो K कैंसिल हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर लोगे तो यू विल बी गेटिंग V1 T1 इक्वल टू क्या मिलेगा तुम्हें, V2 T2, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, 3 गिवन रहेगा, तुमसे 4th पूछेगा। आगे बात समझ में। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इस तरीके से कर दूं तो देखो एक और इक्वेशन मुझे मिल सकता है, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ कि V1 T2 इक्वल टू V2 T1, ठीक है, इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट चार्ल्स लॉ। तो दिस इज द सेकेंड गैसियस लॉ, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग थर्ड गैसियस लॉ, दैट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट नेम गे-लुसेक, ठीक है ना। तो उन्हीं के नाम से इस गैसियस लॉ का नाम पड़ा है, जिसको हम लोग बोलते हैं गैसियस गे-लुसेक लॉ, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग गे-लुसेक लॉ। तो देखो ये थर्ड है हमारा गे-लुसेक, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है गे-लुसेक लॉ, ठीक है। तो इनका कहना यह था कि it states that at constant देखो पहले केस में मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर रखा था, सेकंड केस में मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था, तो फिर मुझे यहाँ पे कांस्टेंट किसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, वॉल्यूम को, ठीक है। तो इट स्टेट दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ द गैस is directly proportional to temperature, ठीक है। अब देखो इस स्टेटमेंट को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहाँ पे मुझे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, तो जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, टेम्परेचर के, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या है T, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक प्रोपोर्शनल साइन अगर हटाऊंगा तो आई विल बी गेटिंग ए कांस्टेंट, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, KT, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ P बाई T इक्वल टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक है। तो गे-लुसेक लॉ क्या बना बताओ यहाँ पे, दैट इज P बाई T इक्वल टू K, ठीक है। तो यहाँ पे P प्रेशर है, T इज टेम्परेचर एंड K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है ना। अब देखो सेम कंडीशन अप्लाई करना है, मान लो द सेम गैस तुम ले लो, ठीक है ना। तो इनिशियल जो कंडीशन होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, P1 हो जाएगा, ठीक है, और इनिशियल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, दिस इज द इनिशियल कंडीशन, ठीक है। और गैस को तुमने एक्सपेंड कर दिया तो फिर जो फाइनल कंडीशन होगा दैट विल बी व्हाट, P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, तो दिस इज द फाइनल कंडीशन, ठीक है। अब मान लो दोनों में रिलेशन मुझे निकालना है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूँ, इसको इक्वेशन क्या मान सकता हूँ, 2 मान सकता हूँ। तो दोनों में रिलेशन लाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, डिवाइड कर दो, तो 1 इज गेटिंग डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो फिर क्या बनेगा बताओ, इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, P1 T1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, P2
T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा K बाई के, तो देखो K कैंसिल हो गया, है कि नहीं। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन के आएगा। देखो यहाँ पे आ जाएगा P1 बाई T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा P2 बाई T2, तो एक इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगा। दोबारा इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा तुमने तो क्या बन जाएगा P1 T2 इक्वल टू क्या बन जाएगा P2 T1, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट गेल-लुसेक्स लॉ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी 4 वेरिएबल है, तो 3 गिवन रहेगा, 4th तुमसे पूछेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो आ जाओ लास्ट देखते हैं जो हमारा जो गैसियस लॉ है, दैट इज आवोगैद्रो लॉ, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इन गैसियस लॉ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, ठीक है ना। तो एक तो तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि तुम मतलब कि फॉर्मूले को याद करना नहीं है, सिर्फ कंडीशंस को याद रखो, देन यू कैन सिंपली डिराइव द इक्वेशन, ओके। तो दिस इज द फोर्थ वन, एंड द फोर्थ लॉ इज आवोगैद्रो लॉ, आवोगैद्रो लॉ, ठीक है। सिंस दिस लॉ वाज गिवन बाय आवोगैद्रो, इट इज नोन एज आवोगैद्रो लॉ, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा था कि it states that at constant temperature and pressure, देखो दो चीज को यहाँ पे कांस्टेंट रखना है अकॉर्डिंग टू आवोगैद्रो, ठीक है। इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस is directly proportional to number of moles of gas। देखो इनका स्टेटमेंट ये था कि अगर तुमने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो जो वॉल्यूम होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस स्टेटमेंट को अगर मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, v जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होगा n, यहाँ पे v इज वॉल्यूम, n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। तो यहाँ से मैं प्रोपोर्शनल t साइन अगर मैं हटाऊं तो क्या मिलेगा मुझे, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, यहाँ पे n हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ v बाई n इक्वल टू k लिख सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि हमें पता है कि व्हाट इज n एक्चुअली, n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है ना। सिंस यहाँ पे गैसेस के बारे में बात किया जा रहा है तो n यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के लिए हो जाएगा। हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, बताओ। गिवन मास किसका, गिवन मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है ना। तो देखो गिवन मास को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बताओ, W से करते हैं। अब मोलर मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से, ठीक है, कैपिटल M से, ठीक है ना। दिस इज अ स्मॉल n, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे मैं पुट अप कर दूं तो फिर मुझे क्या मिलेगा, बताओ। मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा कि v n के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, W बाई कैपिटल M, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा k। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इसका मैं रिसिप्रोकल मतलब ये जो है ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा Vm बाई क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो दिस इज ऑल अबाउट आवोगैद्रो लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे v वॉल्यूम है, दिस इज गिवन मास एंड दिस इज मोलर मास, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवोगैद्रो लॉ, ठीक है। इसको याद करने का तरीका सिंपल है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है, या v को तुम लिख सकते हो इक्वल टू kn, ठीक है। यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट, v इज वॉल्यूम एंड n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो दिस इज द फोर्थ लॉ ऑफ गैस, ओके। चलो, तो ये रहा हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। तो पहले तो तुम्हें सारे गैसियस लॉ के स्टेटमेंट पता होने चाहिए, ठीक है। गैसियस लॉ के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, जो पहला गैसियस का जो लॉ था दैट वाज गिवन बाय बॉयल्स, तो बॉयल्स का क्या स्टेटमेंट है ये हमें पता होना चाहिए, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड लॉ वाज गिवन बाय चार्ल्स, तो चार्ल्स लॉ। थर्ड हमारा जो लॉ था दैट वाज गेल-लुसेक्स लॉ, एंड दिस वाज द लास्ट लॉ दैट इज आवोगैद्रो लॉ, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो टॉपिक है दैट इज डन, ठीक है। तो यहाँ से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो सारे इक्वेशंस में या सारे डेरिवेशंस में क्या है कि 4 वेरिएबल्स आ रहे हैं डिफरेंट, तो 3 वेरिएबल्स गिवन रहेगा, तुम्हें 4th पूछेगा, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो लेट अस सी द सेकंड वन।
आइडियल गैस इक्वेशन। तो हमारा जो सेकेंड टॉपिक है दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। तो देखते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन होता क्या है। आइडियल गैस इक्वेशन, अगर तुमने अच्छे से गैसियस लॉ को समझा है तो आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि आई विल टेक द हेल्प ऑफ 3 लॉ, ओके। तो कौन सा लॉ हमें यूज करना यहाँ पे पड़ेगा बताओ। एक तो मैं यूज करूँगा आवोगैद्रो लॉ, ठीक है, आवोगैद्रो लॉ, जो कि क्या था हमारा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, N। ये पहला लॉ यूज करेंगे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। और सेकंड जो लॉ यूज हमें करना है दैट इज बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो याद होगा बॉयल्स लॉ होता क्या, दैट इज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। और जो थर्ड यूज हम लोग करेंगे लॉ दैट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है हमारा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन इज एक्चुअली ए सम ऑफ आवोगैद्रो, बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। मतलब कि इन तीनों लॉ को अगर तुम कंबाइन कर दोगे, इन तीनों लॉ को क्या करना है हमें, कंबाइन अगर करना है, इनको अगर हम कंबाइन कर दें तो व्हाट आई विल बी गेटिंग आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखो किस तरीके से ये चीज बनेगी। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि V, देखो यहाँ पे जो तीनों केसेस में अगर तुम देखोगे ना, इसको मैं अगर इक्वेशन 1 मान लूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लूँ और इसको इक्वेशन 3 मान लूँ, तो तीनों केसेस में तुम देखोगे ना तो यहाँ पे जो कॉमन है ना दैट इज वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, कॉमन है। तो वॉल्यूम अगर कॉमन है तो व्हाट आई कैन राइट कि V जो है N, ठीक है, T/P हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, देखो यहाँ पे N है, चलो ठीक, T यहाँ पे है, P नीचे है कि नहीं। ये तो सारे क्या है, न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। इन तीनों लोगों को मैंने हेल्प लिया और मैंने इस तरीके से चीजों को लिख दिया, सिंपल, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को क्या करूंगा, हटाऊंगा। तो आई विल बी गेटिंग ए न्यू कांस्टेंट, ओके, दैट इज V इक्वल टू, यहाँ पे एक गैस कांस्टेंट आएगा दैट इज R, ओके। तो R NT/P, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से रीअरेंज अगर कर दें तो मुझे मिलेगा PV इक्वल टू nRT, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग गैसियस लॉ, ठीक है। तो वेरी सिंपल है। आई हैव टेकन द हेल्प ऑफ आवोगैद्रो लॉ, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। आवोगैद्रो लॉ हमें पता ये है, बॉयल्स लॉ ये है, चार्ल्स लॉ ये है। सारे तीनों केसेस में क्या है कि व्हाट इज कॉमन, V इज कॉमन, तो V को कॉमन ले लिया मैंने, बाकी चीज को इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो मुझे यहाँ पे एक नया कांस्टेंट मिला जो कि है R। तो यहाँ पे इसको मैंने रीअरेंज अगर कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको N को यहाँ और R को इधर, ठीक है। तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT हो जाएगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है ना, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे P प्रेशर, वॉल्यूम, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R यहाँ पे रियल गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर, ओके, ठीक है। अब देखो फर्दर आइडियल गैस इक्वेशन का हेल्प लेके हम लोग कुछ और फर्दर डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। देखो इन सारे डेरिवेशंस के सिग्निफिकेंस ये है ना कि तुमसे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछेगा डायरेक्ट, ठीक है ना। तो पहले तो तुम्हें इसके डेरिवेशंस आने चाहिए, ठीक है, फॉर्मूले आने चाहिए, तभी तो न्यूमेरिकल बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो देखो आइडियल गैस को डिराइव मैंने किया तो मुझे मिला क्या, PV इक्वल टू nRT, ठीक है, मिल गया मुझे। अब देखो क्या है कि व्हाट इज N, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, आई क्या है, रियल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम, ओके। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ PV, N की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हाट इज N एक्चुअली, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालते हैं बताओ, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ध्यान से समझना, हमें पता है व्हाट इज डेंसिटी, एक्चुअली डेंसिटी जो है मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस, होता है ना ये चीज। मास ऑफ गैस को मैंने W माना है, ठीक है ना, मास ऑफ, दिस इज मास ऑफ गैस, गिवन मास ऑफ गैस, दिस इज मोलर मास। तो अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं, मान लो कि मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, देखो P इक्वल टू, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, ठीक है, PM इक्वल टू हो जाएगा W बाई V,
और RT हो जाएगा नहीं। मैंने इसको यहाँ लेके आया, V को इधर लेके आया, ठीक है। तो देखो क्या बन रहा है, W गिवन मास डिवाइड मोलर आई मीन वॉल्यूम। तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो इस आइडियल गैस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी तो कैसे लिख सकता हूँ बताओ। मैं लिख सकता हूँ कि जो PM होगा, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा D और यहाँ पे क्या हो जाएगा RT। तो यहाँ से मैं चाहूँ तो डेंसिटी भी निकाल सकता हूँ गैस का, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा D दैट विल बी PM बाय RT, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे जो D है ना, दिस इज डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करा। जैसे कि हमें पता है कि जो डेंसिटी होता है दैट इज मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से मैंने रीअरेंज कर दिया ताकि यहाँ पे मास डिवाइड बाय वॉल्यूम आ जाए। तो इसके जगह पे क्या कर सकता हूँ मैं, डेंसिटी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं डेंसिटी निकाल सकता हूँ जो कि क्या हो जाएगा, PM बाई RT हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे P क्या है, P इज प्रेशर, M कैपिटल M इज मोलर मास ऑफ द गैस, यहाँ पे R है रियल गैस कांस्टेंट जो कि एग्जाम में गिवन रहेगा, और टेम्परेचर भी एग्जाम में गिवन रहेगा। तो तुम क्या निकाल सकते हो, डेंसिटी ऑफ गैस निकाल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन। देखो एक चीज और हम लोग कर सकते हैं इस आइडियल गैस इक्वेशन से, जैसे कि मान लो कोई एक गैस है X, ठीक है। तो उसकी जो इनिशियल कंडीशंस होगी वो क्या होगी बताओ, क्या हो सकती है बताओ। कोई एक गैस X है, कोई एक गैस अगर X है, ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि कंसीडर ए गैस X, ठीक है। तो X मैंने माना है गैस को, तो उसकी जो इनिशियल वॉल्यूम होगी उसको वो क्या हो जाएगा बताओ, V1 हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा, ठीक है। और N क्या होगा, N नंबर ऑफ मोल्स तो N रहेगा, ठीक है। R कांस्टेंट है तो R रहेगा, लेकिन जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। देखो इसको मैंने चेंज इसलिए नहीं करा है कि दिस विल बी कांस्टेंट। किसी भी गैस के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो गैस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और रियल गैस कांस्टेंट तो क्या कांस्टेंट रहेगा ही। मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल होगा दैट विल बी V, P, V और T, ठीक है ना। सेम गैस को अगर मैं एक्सपेंड करा दूं, ठीक है ना, if the gas is allowed to expand, तो उस केस में देखो क्या क्या चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या चेंज हो जाएगा बताओ, सारी चीजें चेंज हो जाएगी एक्सेप्ट N और R, क्योंकि सेम गैस को तुम एक्सपेंड कर रहे हो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस में तो कोई चेंजेस आएगा नहीं। तो चेंज होगा क्या, प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है और टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो उस केस में मैं लिख सकता हूं if the gas is allowed to expand then pressure will be, जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से जो वॉल्यूम होगा दैट विल, जो प्रेशर होगा दैट विल P2, क्योंकि चेंज हो गया, ये तो इनिशियल था, अब क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। उसी तरीके से वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम विल बिकम V2, ठीक है। और टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंशन कर रहे हो किसी और टेम्परेचर पे कर रहे हो तुम, ठीक है। तो टेम्परेचर उस केस में क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम, टेम्परेचर जो है वो बन जाएगा तुम्हारा क्या, T2, ठीक है। सेम गैस को तुमने एक्सपेंड किया है तो नंबर ऑफ मोल्स इज नॉट गोइंग टू चेंज, एंड इवन R इज कांस्टेंट तो ये चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूं, देखो इस इनिशियल कंडीशन के लिए अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो फिर देखो इक्वेशन किस तरीके से बन के आएगा। ये बन के आएगा तुम्हारा P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, NR T1 हो जाएगा ना इस तरीके से। तो अगर मैं चाहूं तो इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकता हूं, P1 V1 बाय T1 इक्वल टू क्या, NR, ठीक है। तो ये तो पहले कंडीशन के लिए हो जाएगा, दिस विल बी द फॉर द फर्स्ट कंडीशन, इस कंडीशन के लिए हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन के लिए अगर मैं करूं, सेकंड कंडीशन को अगर मान लो इस इक्वेशन में अगर मैं पुट अप करूं तो फिर किस तरीके से चीजें बन के आएगी बताओ। मैं लिख सकता हूं कि P2 V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, NR T2, है कि नहीं, क्योंकि ये तो चेंज हो रहा है ना, लेकिन ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही है। तो अब देखो देखो ये बनेगा किस तरीके से, ये बन जाएगा तुम्हारा P2 V2 डिवाइडेड बाय T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 2 मान लो। देखो ये तो कांस्टेंट है ना तुम्हारा, अब दोनों में मुझे रिलेशनशिप निकालना है, तो व्हाट आई विल डू, मैं करूंगा क्या कि 1 को डिवाइड कर दूंगा किससे, 2 से। 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो देखो क्या बन के तैयार हो जाएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम डिवाइडिंग 1 by 2, ओके। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड वन, ओके। ये सेकंड इक्वेशन है हमारा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि 1 को डिवाइड कर रहा हूं 2 से, तो ये अल्टीमेटली किस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा बताओ,
ये बन जाएगा तुम्हारा P1 V1 बाई T1, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है हमारा यहाँ पे बताओ, P2 V2 बाई T2, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, NR डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, NR, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो व्हाट विल बी गेटिंग P1 V1 बाई T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2 बाई क्या हो जाएगा, T2, ठीक है। तो एक फाइनल इक्वेशन डिराइव होके तैयार हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 वेरिएबल्स है, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो एग्जाम में क्या करेगा कि 5 वेरिएबल 5 का वैल्यू दे देगा, 6 पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, टेम्परेचर T2 पूछ सकता है, P2 पूछ सकता है, T1 पूछा जा सकता है, ठीक है, P1 V1 एनीथिंग, ठीक है ना। तो 5 वैल्यूज गिवन रहेगा, 6 तुमसे पूछा जाएगा, तो यू कैन सिंपली यूज दिस फॉर्मूला व्हिच हैज बीन डिराइव फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये था हमारा सेकेंड टॉपिक, सब टॉपिक फ्रॉम गैसियस स्टेट, दैट वाज आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे द थर्ड टॉपिक इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को समझाने के लिए मैं सिंपल सा क्या करूंगा, एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा और ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझना ध्यान से कि पहले तो डाल्टन्स का स्टेटमेंट जो है उसको मैं पहले तो लिखूंगा, ठीक है, उसके बाद इसका जो इससे रिलेटेड जो डेरिवेशन है उसको हम लोग करेंगे। चलो, तो थर्ड टॉपिक इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो देखो इनका स्टेटमेंट क्या था, उससे पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। मान लो कि मेरे पास 3 गैसेस हैं, ठीक है, मेरे पास 3 कंटेनर है, मान लो इसमें A गैस रखा हुआ है, इसमें मान लो कि B गैस रखा हुआ है, ठीक है, इसमें रखा हुआ है C गैस, ठीक है, A B और C गैस को रखा गया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे जो है जो वॉल्यूम है और जो टेम्परेचर है ये क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। आगे बात में अब जो तीनों जो गैसेस है ना दे आर डिफरेंट, तो इस पे जो प्रेशर लगेगा, यहाँ पे जो ए जो गैस जो प्रेशर अप्लाई करेगा दैट विल बी PA, उसी तरीके से यहाँ पे जो B गैस अप्लाई करेगा प्रेशर उसको क्या बोलेंगे हम लोग, PV बोलेंगे, ठीक है। और जो C अप्लाई करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, PC बोलेंगे, ठीक है। दैट मींस PA इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ A गैस, PV इज पार्शियल प्रेशर ऑफ B गैस एंड PC इज पार्शियल प्रेशर ऑफ C गैस, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या क्या कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि अगर इसका मैंने वॉल्यूम 1 लीटर लिया है तो फिर इसका भी 1 लीटर होगा, इसका भी 1 लीटर होगा, ठीक है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि सारे कंडीशंस को मान लो कि मैं रूम टेम्परेचर पर परफॉर्म करा रहा हूँ, तो टेम्परेचर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब एक चीज बताओ कि तीनों गैसेस जो है ना यहाँ पे डिफरेंट है, तो इट मींस ए के केस में ए का जो गैस का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा उसको मैं क्या लिखूंगा बताओ, Na लिखूंगा, उसी तरीके से इसके लिए क्या लिखूंगा, Nb लिखूंगा, इस केस में मैं क्या लिखूंगा, Nc लिखूंगा। तो यहाँ पे याद हो मैं क्या कर रहा हूँ, Pa इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A, उसी तरीके से Pb इज पार्शियल प्रेशर ऑफ B, Pc इज पार्शियल प्रेशर ऑफ C, ठीक है। यहाँ पे जो A गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ना वो Pa है, उसी तरीके से इसलिए B के लिए Pb है और C के लिए क्या है, Pc है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो Na है दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A, Nb क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B गैस, Nc इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C गैस, ठीक है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट हमने रखा है दैट इज व्हाट यू नो, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, कांस्टेंट इज व्हाट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है हमारा V और T, ठीक है ना। अब देखो अब इसके स्टेटमेंट पे आते हैं। इन्होंने ये कहा था कि मान लो कि कोई कितने नंबर ऑफ गैसेस हो सकते हैं, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, इट कैन बी n नंबर ऑफ गैसेस, n नंबर ऑफ गैस है तुम्हारे पास और तुम क्या कर रहे हो कि सारे गैसेस, अब देखो यहाँ पे तो मैंने 3 गैसेस लिया है A B और C, अब मुझे क्या करना है कि तीनों गैसेस को क्या करना है कि इस बड़े वाले कंटेनर में डालना है। तो जैसे मैंने 3 गैसेस को यहाँ पे मैं डाल दूंगा तो फिर यहाँ पे मेरे इस बड़े वाले कंटेनर में क्या होगा मेरे पास बताओ, A भी होगा, B भी होगा और C भी होगा कि नहीं होगा। तीनों को मैंने एक बड़े वाले कंटेनर में डाल दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अब A के केस में तो PA था, B के केस में PB था, उसी तरीके से C के केस में क्या था, C के केस में क्या था, PC था। अब इस केस में अगर मुझे P टोटल निकालना है, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो डाल्टन्स ने ये कहा था कि अगर तुम्हारे पास n नंबर ऑफ गैसेस है, n नंबर ऑफ गैसेस है और इफ दे आर अनरिएक्टिव,
और इसको तुम अगर एक बड़े से कंटेनर में डाल रहे हो, ठीक है ना, तो इसकी जो प्रेशर होगी, इसकी जो टोटल प्रेशर होगी, इस कंटेनर की जो टोटल प्रेशर होगी इन तीनों गैसेस की जो पार्शियल प्रेशर होगी उसके बराबर होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस केस में जो पी टोटल होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी के बराबर होगा। यही था हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, सिंपल सा ये है कि, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है ना कि तीनों गैसेस क्या होने चाहिए, अनरिएक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग प्रेशर है सारे गैसेस को मैंने एक बड़े से कंटेनर में डाल दिया। अब मुझे क्या करना है कि इसके टोटल प्रेशर निकालना है। तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके पार्शियल प्रेशर, इसके पार्शियल प्रेशर और इसके पार्शियल प्रेशर को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, पी टोटल मिल जाएगा। ठीक है ना, दिस वाज एक्चुअली डाल्टन्स लॉ। ठीक है, तो अब देखो क्या है, अब डाल्टन्स लॉ को अगर मैं डिफाइन करूं तो कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूं कि इफ the gases are unreactive, then its total pressure will be equal to the sum of their partial pressure। ठीक है, दिस वाज द स्टेटमेंट फ्रॉम डाल्टन्स लॉ। ठीक है ना, अगर गैसेस अनरिएक्टिव है तो अगर मुझे टोटल प्रेशर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे पार्शियल प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा बस। ठीक है ना, और सिंपली इसको मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं कि पी टोटल जो होगा पी ए पी बी प्लस पी सी के बराबर होगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डाल्टन्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है कि मान लो कि ये गैस ए है, तो इस केस में अगर मुझे पी ए निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, हमारे पास है देखो पी वी इक्वल टू एन आर टी है हमारे पास, है ना, ये तो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है। अगर इसका हेल्प ले ले तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, पी ए निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ पे वी और टी कॉन्स्टेंट है, आर यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स इज नॉट कांस्टेंट। ओके, अगर यहाँ पे ए गैस है तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स अलग होगा, इस केस में अलग होगा, इस केस में अलग होगा। तो फिर मान लो कि ए के लिए अगर मैं इस इक्वेशन को का यूज करूं तो फिर एक किस तरीके से बन के आएगा बताओ, जो पी ए होगा वो एन ए आर टी के बराबर होगा। यहाँ पे वी और टी क्या है, कांस्टेंट है, इवन आर भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, पी ए निकाल सकता हूँ। तो पी ए क्या हो जाएगा बताओ, एन ए आर टी बाई क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, ये ए के लिए हो जाएगा। सिमिलरली मैं बी के लिए निकाल सकता हूँ, बी के लिए क्या हो जाएगा बताओ, पी बी जो होगा दैट विल बी एन बी आर टी बाई बी। ठीक है, सिमिलरली फॉर सी यू कैन फाइंड पी सी जो होगा दैट विल बी एन सी आर टी बाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बात समझ में, दिस आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पी टोटल निकालना है। तो पी टोटल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बताओ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पी ए प्लस पी बी प्लस क्या करूंगा मैं, पी सी कर दूंगा। ठीक है ना, अब देखो क्या है कि पी ए क्या है यहाँ पे बताओ, पी ए जो है दैट इज एन ए आर टी बाई क्या है, वी है। उसी तरीके से पी बी क्या है, एन बी आर टी बाई वी। सिमिलरली फॉर सी दैट इज एन सी आर टी बाई क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। देखो सारे तीनों केसेस में जो कॉमन है ना वो बाहर निकाल लो आप, तो क्या बन जाएगा बताओ, दिस विल बिकम आर टी बाई क्या, वी इज कॉमन, यहाँ पे बचेगा क्या, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा तुम्हारा पी टोटल। ठीक है, आगे बात समझ में, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि मान लो कि ए पी ए है हमारे पास, दिस इज पी बी और दिस ए पी सी है। अगर मान लो कि पी जो ए है ना, पी ए को मैं डिवाइड कर दूं पी टोटल से, तो मुझे क्या मिलेगा, पी ए के जवाब में मेरे पास क्या है बताओ, एन ए आर टी भाई क्या है, वी है। एंड व्हाट इज पी टोटल, पी टोटल के जवाब में क्या लिखूंगा बताओ, आर टी बाई वी एंड दिस इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे मैंने करा क्या है कि इसको डिवाइड किया इससे। ठीक है,
तो देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये चीज कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो देखो मैंने पी ए की जो वैल्यू है क्या है हमारे पास, एन ए आर टी बाई वी, इसको ऐसे रख दिया मैंने, ठीक है। पी टोटल की वैल्यू क्या है, ये पी टोटल की वैल्यू है, ठीक है। पी टोटल निकालने के लिए मैंने क्या किया था, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी किया था, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो देखो इस तरीके से चीजें हो गई। अब देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो सकता है बताओ, ये सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे बचेगा क्या बताओ, बचेगा यहाँ पे पी ए बाई पी टोटल इक्वल टू बचेगा एन ए बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है। ये बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो क्या है कि यहाँ पे जो एन ए बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी है, ये क्या है एक्चुअल में, क्या है बताओ। दिस इज एक्चुअली मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैंने करा गया, देखो यहाँ पे जो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द गैस, ठीक है, व्हिच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो पी ए जो होगा दैट इज पी टोटल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, ए, क्योंकि ए टर्म्स, ए के टर्म्स में डिफाइन हुआ है, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स क्या होगा, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मेंशन ये कर सकता हूँ कि सिंस एक्स ए जो है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या, टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है, इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से बन के हो जाएगा। तो फिर यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, पी ए निकाल सकता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा, पी टोटल इंटू क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो मान लो कि तुम्हें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है, तो तुम्हारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए तुम्हारे पास पी टोटल और होना चाहिए तुम्हारे पास क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली हम पी बी भी निकाल सकते हैं। तो पी बी क्या हो जाएगा बताओ, पी टोटल, सिंस हम लोग पी बी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होना चाहिए। उसी तरीके से मान लो पी सी निकाला, तो मैं कैसे निकालूंगा, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, एक्स सी, इस तरीके से, ठीक है। मान लो कि तुम्हारे पास एक और गैस है, मान लो डी है, मान लो, ठीक है, फोर्थ गैस है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पी डी इंटू इक्वल टू पी टोटल इंटू क्या हो जाएगा, एक्स डी हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी गैस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास होना क्या, देखो यहाँ से पूछा क्या क्या जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा ये जा सकता है कि व्हाट इज द टोटल प्रेशर, तुमसे ये भी पूछ सकता है कि मोल फ्रैक्शन किसी भी गैस का निकालो, ठीक है। या तुमसे किसी भी एक गैस का पार्शियल प्रेशर पूछा जा सकता है, ठीक है, पीवी हो सकता है, पीवी हो सकता है या पीसी हो सकता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो दिस इज ऑल अबाउट डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। तो हमारा जो अगला लास्ट टॉपिक है दैट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस पे भी ध्यान दो एक बार अच्छे से। ये भी थोड़ा सा मैथमेटिकल है, फॉर्मूला बेस्ड है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो द लास्ट टॉपिक इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये फोर्थ लॉ है हमारा, आई मीन फोर्थ सब टॉपिक है, दैट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। देखो पहले तो हमें पता ये होना चाहिए कि व्हाट इज डिफ्यूजन। ग्राहम्स इज अ नेम ऑफ ए साइंटिस्ट। तो ये डिफ्यूजन के लिए इन्होंने एक लॉ दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन को मैं यहाँ पे पहले तो डिफाइन कर रहा हूँ। डिफ्यूजन इट मीन्स मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर या मैं इसको लिख सकता हूं हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो प्रेशर और यू कैन राइट लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट डिफ्यूजन, ओके। डिफ्यूजन का ये आई मीन वो है डेफिनेशन है कि मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। आप देखो यहाँ पे जो लो इन्होंने दिया था दैट वाज बेस्ड ऑन रेट ऑफ डिफ्यूजन, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आर से, ठीक है ना, आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है दैट इज, रेट का मतलब क्या होता है, डिफाइनिंग एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है दैट इज डिफ्यूजन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या टाइम,
डिफ्यूजन को डिफाइन अगर करें हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो क्या बन जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा बेसिक डेफिनेशन एंड द कॉन्सेप्ट। ओके, अब हम लोग इसके मैथमेटिकल इक्वेशन पे आते हैं। ठीक है, तो जो मैथमेटिकल इक्वेशन है ना दैट इज बेस्ड ऑन रेट। ओके, तो रेट देखो, रेट को मैंने यहाँ पे क्या माना है, आर माना है। तो ग्राहम्स लॉ का डेफिनेशन ये था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस। ठीक है ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज inversely proportional rate of diffusion is inversely proportional to the square root of molar mass, square root of molar mass। ठीक है ना, तो पहला तो लो ये था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोलर मास ऑफ द गैस, स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास ऑफ द गैस। ठीक है, अगला एक और इन्होंने डेफिनेशन बताया था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा दैट विल बी रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। यहाँ पे मैं क्या है, व्हाट इज डी एक्चुअली, दिस इज डेंसिटी ऑफ गैस। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, तो एक बार और मैं इसको बता देता हूँ कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है दैट इज inversely proportional to square root of molar mass of gas, and the second definition is rate of diffusion is inversely proportional to square root of density of gas। ठीक है ना, तो यहाँ पे दो रेट दो रेट यहाँ पे डिफाइन किया गया है, एक तो विथ रिस्पेक्ट टू मोलर मास, अगला क्या है विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी। तो इसी के बेस पे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मान लो कि यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए कि देयर आर, इस पे सिंपल सा न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग, इसको मैं यहीं पे बता देता हूँ। यहाँ पे दो गैसेस है मान लो, ठीक है ना, देयर आर टू गैसेस। ठीक है, तो एक तो हमारे पास है मान लो कि हाइड्रोजन, एक है हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालो, अब बताओ कि किसका रेट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो देयर आर टू गैसेस H2 and O2, then which gas will have higher rate of diffusion? ठीक है, then which gas will have higher rate of diffusion? Also find their रेशियो। देखो हमें रेट तो निकालना ही है, उसके अलावा हमें इसके रेट के बीच का जो रेशियो होगा ना वो भी हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे मोलर मास नहीं गिवन है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलर मास H2 का निकाल सकते हैं। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ H2? देखो यहाँ पे दो एटम है हाइड्रोजन के, तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, व्हाट विल बी द मोलर मास? ये हो जाएगा तुम्हारा 2 ग्राम पर मोल। ठीक है, उसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एक के लिए क्या होता है 16 होता है, तो दो के लिए क्या हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके लिए निकाल सकते हैं, H2 के लिए। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा बताओ, ये मतलब यहाँ से मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा, दैट मींस क्या हो जाएगा K, यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ तुम्हारा 1/रूट क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो दिस इज फॉर हाइड्रोजन। ओके, उसी तरीके से इन द सेम तुम ऑक्सीजन के लिए निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा K 1/, क्या हो जाएगा तुम्हारा, दिस इज 32। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर हाइड्रोजन एंड दिस इज रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर ऑक्सीजन। अब बताओ कौन किसकी रेट लार्जर होगी, कैसे पता लगा? अब देखो इसका तुम अगर कैलकुलेशन करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू इसके, क्योंकि देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में √2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 32 है, तो ऑब्वियसली इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख ये सकता हूँ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज हायर। ठीक है ना, आगे बात समझ। देखो इसको तुम सॉल्व ना भी करो तो तुम बता सकते हो ना, क्योंकि हमें पता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर मास के। तो मोलर मास जिसका कम होगा, जैसे कि मान लो इसका मोलर मास 2 है, इसका मोलर मास कितना है, 32 है, तो लोअर द मोलर मास हायर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसके मोलर मास कम है तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, इसका ज्यादा है मोलर मास, इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, हैवियर द गैस लोअर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, हमेशा याद रखना। तो इसको फर्दर तुम कैलकुलेट भी अगर करोगे ना तो तुम्हें ये पता चलेगा कि इसकी रेट ज्यादा आ रही है, इसकी कम आ रही है। अब दोनों के बीच तुम्हें रेशियो निकालना है, तो सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स करना है। यहाँ पे RO2 हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा बताओ, यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा ना तुम्हारा, तो बचेगा क्या बताओ, 1/√2 इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा, √32/1। ठीक है, तो फर्दर इसका कैलकुलेशन अगर करोगे तो व्हाट विल बी गेटिंग, √32 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। दिस विल बी रेशियो बिटवीन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो सिंपल से तुम्हें सिर्फ आई मीन फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए, एंड सिंपली यू कैन फाइंड कि किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, इनके बीच रेशियो क्या होगी। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से। तो सिर्फ इसमें दो चीजें हमें याद होनी चाहिए। एक तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। अगला विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी बोला जाए तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है ना, तो दो डेफिनेशन अगर याद है तो यू कैन डू एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये रहा हमारा गैसेस स्टेट। थैंक यू।